अगला टॉपिक है रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जेनेटिव और यूरिनरी डिजीज़ेज़ में। रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग जो रहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन का पार्ट है, जो कि फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल असेसमेंट कराता है यूरिनरी ट्रैक्ट का। इससे होता क्या है कि जो हम लोग अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआरआई करते हैं टू लुक फॉर द एनाटॉमी, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है उसके फंक्शन को। इसमें बेसिकली हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन यूज़ करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड का, और फिर उसका इमेज निकालते हैं गामा कैमरा से। तो कॉमनली यूज़ रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन जो रहता है वो होता है डीटीपीए स्कैन, मैक3 स्कैन और डीएमएसए स्कैन। ये 3 मोस्ट कॉमन यूज्ड रेडियो, इन तीनों की हाफ लाइफ जो रहती है 6 आवर्स रहती है, और ये टेक्नीशियम लेवल्ड होता है। टेक्नीशियम लेवल्ड होता है जिसमें डीटीपीए का फुल फॉर्म होता है डाई इथाइलिन, डी का मतलब होता है डाई इथाइलिन, टी का मतलब होता है ट्राईअमीन और पी का मतलब होता है पेंटा एसिटिक एसिड। तो डाइथाइलिन ट्राईअमीन पेंटा एसिडिक एसिड। मैक3 में एम होता है मरकैप्टो, ए होता है एसिटाइल और जी3 होता है ट्राइग्लाइसिन। मरकैप्टो एसिटाइल ट्राइग्लाइसिन। और डीएमएसए में डी होता है डाई और एम होता है मरकैप्टो और एस ए होता है सक्सिनिक एसिड। तो इन सब का हाफ लाइफ 6 आवर्स रहता है, जिसमें डीटीपीए जो रहता है वो बेसिकली जीएफआर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ये किडनी के ग्लोमेरुलस से फ़िल्ट्रेट होकर के निकलता है। जबकि मैक3 का ट्यूबुलर एब्ज़ॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन मेनली, तो इसलिए ये ट्यूबुलर फ़ंक्शन को बताता है, जबकि डीएमएस से कॉर्टिकल अपटेक होता है, इसलिए कॉर्टिकल इमेजिंग और रीनल स्कार्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अदर इमेजिंग जो यूज़ करते हैं रेडियो न्यूक्लियोटाइड, वो होता है एमआईबीजी स्कैन। एमआईबीजी स्कैन और दूसरा होता है एफडीजी पेट। एफडीजी पेट में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 18 फ्लोराइड होता है, और एमआईबीजी स्कैन में 123 आयोडीन या 131 आयोडीन यूज़ करते हैं। फिर एक जो बहुत रेयरली यूज़ होता है वो होता है ग्लूकोहेप्टोनेट। ग्लूकोहेप्टोनेट जो रहता है वो भी टेक्नीशियम लेवल्ड रहता है, और इसका भी हाफ लाइफ 6 आवर्स रहता है और पैरेन्काइमा की इमेजिंग के लिए यूज़ होता है। एमआईबीजी में एम जो रहता है वो होता है मेटा, आई फॉर आयोडो, बी फॉर बेंजाइल और जी फॉर गुआनिडीन। तो मेटा आयोडोबेंजाइल गुआनिडीन, जिसमें 131 अगर आयोडीन आइसोटोप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हाफ लाइफ 8 डेज़ 8 दिन होता है 131 का, और 123 की बात करें तो 13 घंटे यूज़ होता है। जो कम आइसोटोप होता है 123 वो 13 घंटे के लिए ही रहता है, जबकि 131 लंबा रहता है, वो 8 दिन के लिए यूज़ होता है, और ये बेसिकली एड्रेनल मेडुला के लिए यूज़ करते हैं, एड्रेनल मेडुला फियोक्रोमोसाइटोमा या पैरागैंग्लियोमा ट्यूमर के लिए। एफडीजी पेट में जो एफडीजी होता है वो होता है फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, और इसकी हाफ लाइफ ऑलमोस्ट 110 मिनट होती है, और ये यूज़ होता है बेसिकली पैरेन्काइमा देखने के लिए, चाहे रीनल हो या एड्रिनल, उन दोनों को। फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं इसको एपिथेलियम देखने के लिए ब्लैडर की, और तीसरा जो रहता है हम लोग यूज़ करते हैं टेस्टिस के लिए। तो ये हो गया पेट जो रहता है पैरेन्काइमा ऑफ द किडनी, एपिथेलियम ऑफ द ब्लैडर एंड टेस्टिस, इसके लिए यूज़ करते हैं। इसकी हाफ लाइफ 110 मिनट होती है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो स्कैन होता है बेस्ड ऑन द फंक्शन जो रहता है, उसमें सबसे पहले हम लोग डीटीपीए और मैक3 की बात कर लें, तो डीटीपीए और मैक3 जो रहता है वो डायनामिक स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये बेसिकली जो मैक3 स्कैन होता है उसमें सबसे पहले जब भी हम कंट्रास्ट को देते हैं तो उसका परफ्यूज़न होता है। परफ्यूज़न का मतलब होता है कि जब कंट्रास्ट जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू इंजेक्ट करने के बाद किडनी में जाती है, तो जो किडनी तक लेके जाती है तो इसको बोलते हैं परफ्यूज़न। फिर उसके बाद जब किडनी इसको अपटेक करती है तो ये सेकंड फेज़ होता है अपटेक। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जब ट्यूब्यूल्स, ये ग्लोमेरुलस है, और फिर उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं, तो सबसे पहले ब्लड के थ्रू परफ्यूज़न हुआ, परफ्यूज़ होके फिर ट्यूब्यूल्स के थ्रू सिस्टम में गया। मैक3 की मैं बात कर रहा हूँ, ट्यूब्यूल्स तो इसको अपटेक बोलते हैं। अपटेक, फिर एक्सक्रीशन फेज़ में कॉर्टिकल सिस्टम जो कलेक्टिंग डक्ट में जब ये पूरा प्रोडक्ट बन के सीक्रेट हुआ, तो ये एक्सक्रीशन फेज़ होता है। ड्रेनेज जब कैलिसिस से फिर पेल्विस में जाता है और पेल्विस से फिर यूरेटर में, ये ड्रेनेज का पार्ट होता है। तो यही जो पार्ट होता है
अपटेक एक्सक्रीशन, तो अपटेक जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये डीटीपीए में ये जो पार्ट रहता है, इसकी जगह ये ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट होता है। तो ये फिल्ट्रेट अपटेक एक्सक्रीशन जो पार्ट रहता है, ये फिल्ट्रेट पार्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है डीटीपीए में। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हम देखेंगे। फिर हम लोग डीएमएसए स्कैन की बात करें, तो डीएमएसए स्कैन जो रहता है वो स्टैटिक स्कैन होता है, जबकि डीटीपीए मैक्सी डायनामिक स्कैन होता है। और डीएमएसए कॉर्टेक्स के द्वारा अपटेक होता है, कॉर्टिकल इमेजिंग के लिए यूज करते हैं टू इवैल्यूएट द रीनल स्कार एंड डिफरेंशियल रीनल फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग जो ट्यूमर असेसमेंट है उसके लिए हम लोग एमआईबीजी स्कैन या न्यूक्लियोटाइड स्कैन जो ऑक्टेरोटाइड स्कैन है उसको यूज कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या होता है इनका, जेनेटो यूरोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो रहता है उसमें। तो सबसे पहला जो रहता है डीटीपीए स्कैन की बात करें, तो डीटीपीए स्कैन जो रहता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन के थ्रू किडनी में जाता है, तो इसलिए जीएफआर जो रहता है, जीएफआर असेसमेंट के लिए सबसे अच्छा रहता है। फिर रीनल परफ्यूजन और ड्रेनेज, इसके लिए असेसमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अगर यूरेटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी या पीयूजे होगा, तो उसका असेसमेंट कर सकते हैं। प्लस नेफ्रेक्टमी के बाद, पार्शियल नेफ्रेक्टमी किया है तो हम लोग प्री या पोस्ट ऑपरेटिव रीनल फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई डोनर है, तो डोनर की किडनी कैसी है उसको इवेलुएट करने के लिए डीटीपीए स्कैन यूज़ करते हैं। मैक 3 स्कैन की बात करें, तो मैक 3 जो रहता है ट्यूबुलर फंक्शन के लिए सबसे अच्छा स्कैन होता है, और रीनल एक्सक्रीशन के लिए। अगर कोई पेशेंट जिसकी किडनी काम नहीं करे, जीएफआर इम्पेयर्ड है, तो ऐसे केसेस में मैक 3 स्कैन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। और ये बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस डायलिटेट, अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन है या ओनली डायलिटेशन है, उसको रूल आउट करने के लिए हम लोग मैक 3 स्कैन यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसमाइड। फिर ये नियोनेट्स के केस में भी यूज़ होता है, इन केस ऑफ सॉलिटरी किडनी और यूरेट्रो-पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, ये नियोनेट्स में मैक 3 स्कैन यूज़ होता है। डीएमएसए स्कैन की बात करें तो बच्चों में यूज़ करते हैं इसको, और कॉर्टिकल स्कारिंग असेसमेंट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, और दूसरा होता है डिफरेंशियल रीनल फंक्शन के लिए। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंजेनाइटल रीनल डिस्प्लेजिया अगर है, या पोस्ट पाइलोनेफ्राइटिस रीनल डैमेज के लिए, या रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी के लिए। फिर उसके बाद एफडीजी पेट की बात करें, एफडीजी पेट जो पेट स्कैन होता है, पेट स्कैन मैंने बताया, पेट स्कैन जो रहता है पैरेन्काइमल डिजीज के लिए करते हैं, किडनी पैरेन्काइमा, एपिथेलियम ऑफ द ब्लैडर और टेस्टिस के लिए यूज करते हैं। बाकी प्रोस्टेट के लिए पीएसएमए पेट यूज करते हैं, एफडीजी कम यूज होता है। तो जो 68 गैलियम पीएसए है, ये बेसिकली प्रोस्टेट के लिए यूज होता है। जबकि अगर हम बात करें 18 एफडीजी की, तो ये टेस्टिस के लिए, ब्लैडर के लिए, और रीनल और एड्रिनल के लिए यूज करते हैं। फिर एमआईबीजी स्कैन की बात करें, एमआईबीजी स्कैन जो रहता है वो फियोक्रोमोसाइटोमा और पैरागैंग्लियोमा के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली एड्रिनल मेडुलरी ट्यूमर्स के लिए होता है। इसमें दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं, 123 आयोडीन और 131 आयोडीन। तो वन जो कम नंबर वाला है उसकी हाफ लाइफ कम होती है, 123 की ऑलमोस्ट 13 घंटे ही होती है, जबकि 131 आयोडीन की 8 दिन तक होती है। तो एमआईबीजी स्कैन से मल्टीफोकैलिटी और मेटास्टेसिस के बारे में पता चलता है, और ये मेडुलरी ट्यूमर्स के लिए होता है। फिर अगला जो स्कैन यूज़ करते हैं रेडियोन्यूक्लियोटाइड होता है ऑक्टेरोटाइड स्कैन। ऑक्टेरोटाइड स्कैन जो रहता है बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि ये सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर से बाइंड करता है, और बेसिकली ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के केस में यूज़ करते हैं, जिसका इंसिडेंस बहुत ही कम होता है, और ये ब्लैडर कार्सिनॉइड्स के लिए यूज़ होता है। अब बात करें रीनल ट्रांसप्लांट के केस में, तो अगर हम लोग ग्राफ्ट का फंक्शन असेस करना है, चाहे डोनर के केस में, चाहे ड्यूरिंग द रेसिपिएंट मतलब ऑपरेशन के बाद, तो ग्राफ्ट का फंक्शन चाहे परफ्यूजन हो चाहे फंक्शन हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग न्यूक्लियोटाइड स्कैन यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली मैक 3 स्कैन। उसमें हमें अगर ग्राफ्ट का एक्यूट रिजेक्शन हुआ है, या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, या किसी तरीके का लीक है, ऑब्स्ट्रक्शन या लीक है, तो हमें पता चल जाता है। फिर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला स्कैन जो रहता है डीएमएसए स्कैन। डीएमएसए स्कैन कॉर्टिकल इमेजिंग के लिए और रीनल स्कार के लिए यूज करते हैं। ये एक तरीके का स्टैटिक स्कैन होता है। फिर डीटीपी और मैक 3 डायनेमिक स्कैन होते हैं, जिसमें कि डीटीपीए जो रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू किडनी में पहुंचता है, इसलिए ये जेएफआर के लिए यूज करते हैं। जबकि मैक 3 जो रहता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा जाता है, तो ये ट्यूबुलर फंक्शन और ड्रेनेज के लिए करते हैं। तो अगर किसी किडनी का जीएफआर कम होगा, सही से काम नहीं कर रही होगी, तो ऐसे केसेस में मैक 3 ज्यादा अच्छा होता है। फिर जो अगला इन्वेस्टिगेशन होता है वो पेट सिटी होता है। पेट सिटी में एक एफडीजी पेट होता है, एक पीएसएमए पेट। एफडीजी पेट जो यूज़ होता है, वो बेसिकली मैंने बताया पैरेन्काइमा ऑफ किडनी उसके लिए यूज़ करते हैं, एपिथेलियम ऑफ द ब्लैडर और टेस्टिस के लिए, जबकि पीएसएमए पेट प्रोस्टेट के लिए यूज़ करते हैं।
फिर एमआईबीजी स्कैन जो रहता है मल्टीफोकैलिटी और मेटास्टैटिक जानने के लिए होता है फॉर मेडुलरी ट्यूमर्स, और ये मेनली फियोक्रोमोसाइटोमा और पैरागैंग्लियोमा के लिए होता है, और 2 तरह के आइसोटोप 123 और 131 आयोडीन यूज़ करते हैं। इनका एडवांटेज क्या होता है? रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन्स का इनका एडवांटेज होता है कि ये फंक्शनल असेसमेंट किडनी का रियल टाइम में बताते हैं। एक तरीके से ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है और सेफ होता है, और रेडिएशन भी काफ़ी कम होता है, मिनिमल रेडिएशन यूज़ होता है। डीएमएसए में सबसे कम होता है, इसलिए बच्चों में ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। फिर जो रीनल स्कारिंग या कोई परफ्यूजन डिफेक्ट है, नियोनेट्स के केस में अगर हमें जानना है तो डीएमएसए स्कैन बेस्ट है, तो उनका ये अर्ली डिटेक्शन करा देता है। इसलिए ये पीडियाट्रिक के केसेज़ में और ट्रांसप्लांट के केसेज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लिमिटेशंस क्या होती हैं कि जो डीटीपी ये न्यूक्लियोटाइड स्कैन होता है उसमें एनाटॉमिकल डिटेल हमें अच्छे से नहीं पता चलती है, इसलिए इनको सीटी और एमआरआई के साथ यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं लो स्पेशियल रिज़ॉल्यूशन, मतलब हमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं पता चलता है। दूसरा ये कि रेडिएशन जो है बहुत कम होता है, फिर भी यूज़ होता है थोड़ा बहुत, तो वो जो रहता है स्पेशली पीडियाट्रिक में इसका एक लिमिटेशन होता है। फिर ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, कुछ लिमिटेड जगह रहता है, और पेशेंट इस टेस्ट को करने के लिए पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, इसे बच्चों में सेडेशन करना होता है, स्पेशली डीएमएस से में मोशन आर्टिफैक्ट मिलता है, जिसकी वजह से इस टेस्ट को करते समय बच्चे को सेडेट करना पड़ता है।